जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं वृद्धि और विकास में अंतर और विकास के सिद्धांत का वीडियो लेकर आया हूं। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। क्या होता है वृद्धि और विकास में अंतर, क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, उसके बारे में, इसके अंतर के बारे में समझते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास जो होता है, दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस बताए हैं। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं कि विकास जो होती है जीवन पर्यंत, यानी विकास की प्रक्रिया जो होती है बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत के क्रम में चलती रहती है। अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है कि अभिवृद्धि शब्द क्या है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। इससे हम वृद्धि और विकास को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ देखते हैं हम वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो वृद्धि और विकास में सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। वृद्धि और विकास में सबसे पहले अब हम अंतर देखते हैं। चलिए, पहला अंतर या पहला डिफरेंस क्या है। वृद्धि एक क्या है, संकुचित अवधारणा है। वृद्धि क्या है, एक संकुचित अवधारणा है, यानी कि इसका संबंध केवल किससे है, शारीरिक विकास से। इसका संबंध केवल शारीरिक विकास से है। ठीक है, वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, इसका संबंध केवल शारीरिक विकास से। लेकिन विकास क्या है, विकास एक व्यापक अवधारणा है। क्या है, विकास का क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है। लेकिन वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित, यानी कि छोटा होता है। इस तरह से समझ सकते हैं विकास का एक विकास एक क्या है, व्यापक अवधारणा है। इसमें देखिए तो कौन कौन से, इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के विकास क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसमें ये भी कह सकते हैं भाषाई विकास, क्या कह सकते हैं विकास में, भाषाई विकास, संवेग यानी कि संवेगात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये भी आ जाएगा, आध्यात्मिक विकास। ये सभी किस में आते हैं, विकास में आते हैं। इसलिए कह सकते हैं विकास का क्या होता है, एक व्यापक विकास क्या है, विकास का क्षेत्र क्या है, व्यापक, बहुत बड़ा होता है। इसी में विकास में क्या है, वृद्धि सन्निहित होता है, संदर्भित होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं, विकास का संबंध। देखिए तो विकास का संबंध शरीर के अंगों के विकास का वृद्धि का संबंध शरीर के अंगों के भार के लंबाई और ऊंचाई से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है कि वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, सिर्फ शारीरिक विकास से रिलेटेड होता है, शारीरिक विकास से रिलेटेड होता है। यानी कि किसी बालक का भार कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके अंगों की, यानी कि उसके अंग, हाथ पैर, ये सब क्या होता है, हाथ पैर, उसके सिर का आकार, समय, एक अवस्था के बाद परिवर्तन होती रहती है। क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। इसमें आगे देखते हैं विकास के अंतर्गत विशेष रूप से क्या होते हैं, विकास के अंतर्गत विशेष रूप से शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जो होती है क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसके बारे में समझेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों नहीं होती है। क्योंकि देखिए, वृद्धि जो होती है भ्रूणावस्था से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक क्या होती है, रुक जाती है। क्या होती है, प्रौढ़ावस्था तक जाके रुक जाती है। उसके बाद में शारीरिक विकास वो नहीं के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वृद्धावस्था में क्या होती है, वृद्धावस्था में शारीरिक विकास नहीं होती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं विकास में आते हैं। तो विकास क्या होता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कह सकते हैं विकास जो होती है तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि विकास जो होता है भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था से होकर वृद्धावस्था तक भी क्या होता है, वृद्धावस्था तक भी
चलती रहती है। चलती रहती है कि नहीं, वृद्धावस्था तक भी चलती रहती है। अब कहेंगे कि वृद्धावस्था में कैसे विकास होती है सर, तो वृद्धावस्था में क्या होती है, सामाजिक विकास भी होती है। सामाजिक विकास भी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन इसमें क्या होती है, वृद्धावस्था में जाके शारीरिक विकास रुक जाती है। कौन सी विकास रुक जाती है, वृद्धावस्था में शारीरिक विकास रुक जाती है। इसलिए क्या होती है, विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। शारीरिक विकास का संबंध किससे लेते हैं, वृद्धि से लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वृद्धि का संबंध परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। परिमाणात्मक परिवर्तनों यानी कि मात्रात्मक ले सकते हैं, इसको मात्रात्मक भी कह सकते हैं। तो वृद्धि का संबंध क्या होता है, तो वृद्धि का संबंध यहाँ पे क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। परिमाणात्मक परिवर्तन कहने का मतलब है माप तौल, क्या, किससे, माप तौल। ठीक है, माप तौल, या इसको ले सकते हैं अंक से है। किससे है, अंक से है, अंक से है। ठीक है, माप तौल या अंक से है। इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि बालक का भार कितना केजी है, कितना मोटा है, कितना पतला है, ये सब क्या कर सकते हैं, परिमाणात्मक ले सकते हैं। देखिए विकास का संबंध, चौथा पॉइंट इसमें आता है विकास में। तो विकास का संबंध क्या होता है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। अब कहेंगे कि ये कैसे होता है, तो विकास का संबंध जो होता है, देखिए तो यहाँ परिमाणात्मक मतलब क्या है कि शारीरिक विकास यानी वृद्धि मतलब शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास यानी कि वृद्धि जो होता है वो किसके, वो विकास का ही एक पार्ट है, क्या है, विकास का ही एक भाग है। तो इसलिए क्या होता है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। क्या होती है, वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, लेकिन विकास की क्या होती है, विकास सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। अभी इसको समझाते हैं, वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यानी कि विकास का क्रम जो होता है, यहाँ पे हम देखते हैं वृद्धि की क्या होती है, वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। लेकिन विकास में आते हैं, 5 नंबर पॉइंट देखते हैं विकास में, कि विकास सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। यानी कि विकास क्या होता है, विकास एक सदैव निश्चित दिशा में होता है, जो कि क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किस में होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो सामान्य से विशिष्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट क्या होता है कि बालक क्या करता है, बालक जन्म के पश्चात क्या करता है, जन्म के पश्चात यानी कि 1 साल के अंदर क्या करता है, अपने शरीर को, यानी कोई भी सामान छूने के लिए अपने शरीर यानी संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है। संपूर्ण शरीर का प्रयोग करने का मतलब है कि वह क्या करता है, रेंग कर किसी वस्तु को पकड़ने या छूने की कोशिश करता है और उसे पकड़ लेता है, छू लेता है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसके पश्चात क्या होता है, वह अपने विशिष्ट यानी कि पैरों से चलकर, विशिष्ट अंग मतलब हाथों से उस सामान को पकड़ता है। तो क्या हो गया, ये सामान से विशिष्ट की ओर होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। क्या, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो वृद्धि मतलब क्या, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास को क्या, वृद्धि मतलब क्या, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास को क्या कर सकते हैं, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास को क्या कर सकते हैं, इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यानी कि बालक का हाइट कितना बढ़ा, हाथ कितना, हाथ पैर, मस्तिष्क, ये सब, मस्तिष्क मतलब क्या, उसका धीरे बालक का जब जन्म होता है तो उसका चेहरा क्या होता है, मतलब सिर क्या होता है, छोटा होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका सिर बढ़ता है। लेकिन शारीरिक विकास क्या होता है, एक अवस्था के बाद यानी परिपक्व होने के बाद उसका क्या होता है, विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसे मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है। हम आगे देखते हैं, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। क्या होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, इसे न तो मापा जा सकता है और न ही देखा जा सकता है। जैसे देखिए किसी बालक में सामाजिक विकास को हम देख सकते हैं क्या, सामाजिक विकास को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। मानसिक विकास को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। सांस्कृतिक विकास को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि विकास का स्वरूप जो होता है आंतरिक होता है, इसे न तो मापा जा सकता है और न ही देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं,
कि विकास का सिद्धांत, इसमें आगे क्या देखते हैं, बाल विकास का सिद्धांत या सिद्धांत देखते हैं तो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में आते हैं। देखिए तो इम्पोर्टेंट है, एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए बाल विकास के सिद्धांत, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, देखिए बाल विकास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये जो बाल विकास है ना, इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास का अर्थ क्या होता है, तो बाल विकास का अर्थ होता है कि बालकों के सामाजिक बालकों के मानसिक व शारीरिक विकास जो होता है क्या। अब बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास, तो विकास कैसा होता है ये पहले समझिए। विकास क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि होता है। ये सब होता है कि नहीं होता है। विकास का संबंध क्या होता है, तो विकास का संबंध गुणात्मक, मात्रात्मक सब होता है। तो गुणात्मक में क्या क्या लेंगे, तो गुणात्मक में देखिए क्या क्या ले सकते हैं, तो गुणात्मक में कार्य, कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा, ये सब क्या आती है, ये सब क्या आती है, तो गुणात्मक के अंतर्गत आता है। लेकिन परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लंबाई में वृद्धि, क्या आता है, लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य, मतलब बहुत इसमें और सम्मिलित होते हैं, लेकिन खास करके वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए बाल विकास के सिद्धांत में देखते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, क्या है, पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें निरंतरता का सिद्धांत देखेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत में क्या है, इसके पहले देखिए। तो विकास जो होता है एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो होता है ना, वो क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का विकास जो होता है माँ के गर्भ से यानी कि गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, क्या होती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो इसमें बालक के सभी पक्षों का विकास होता है। क्या होता है, बालक के सभी पक्षों का संपूर्ण विकास होता है। कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, क्या कह सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट कह सकते हैं, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है, बालक के सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं सेकंड में व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत में क्या बताया गया है इसके बारे में देखेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के में क्या होता है, तो इस सिद्धांत में जो होता है बालक का विकास जो होता है ना, तो बालक का विकास वृद्धि, बालक का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। तो व्यक्तिकता के अनुरूप क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसमें जो होती है बालक जो होता है स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, बालक जो होता है अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्वाभाविक गति से क्या होती है, आगे बढ़ती है। इसी कारण उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, देखने को मिल जाती है। जैसे एक परिभाषा लेते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन, गेसल, कौन थे, गेसल थे। कौन मनोवैज्ञानिक, क्या नाम क्या था, गेसल था। तो इन्होंने बताया था दो व्यक्ति, यानी कि दो व्यक्ति जो होते हैं एक समान कभी नहीं हो सकते हैं। क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, एक समान नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं, परंतु सभी बालकों में जो होती है विकास की क्रम क्या होती है, एक समान होती है। विकास की क्रम क्या होती है, एक समान होती है। तो इन्होंने बताया था कि दो व्यक्ति जो होते हैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दो व्यक्ति कभी एक से नहीं हो सकते हैं, यानी विकास का क्रम जो होता है एक समान होता है। चलिए अब आगे आते हैं, विकास क्रम की एकरूपता क्या होती है, विकास क्रम की एकरूपता। तो विकास क्रम की एकरूपता में देखते हैं, इसे विकास क्रम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, भ्रूण बनता है, फिर बालक जन्म लेता है, फिर चलता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर समाज में आता है, तब उसके बाद क्या होती है, उसकी सारी क्रियाकलाप होती है। तो ये क्या हो गया, विकास क्रम की एकरूपता हो गई। चलिए अब हम आगे आते हैं, वृद्धि और विकास की गति क्या होती है। वृद्धि और विकास की गति एक दर सी नहीं होती। वृद्धि और विकास की गति क्या होती है, एक दर सी नहीं होती है। तो यह इसके पिछले में भी चर्चा किए थे,
व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में भी इसका चर्चा किए थे। तो इसमें क्या होता है, देखिए 4 नंबर है, वृद्धि और विकास की गति क्या होती है, एकदर्शी नहीं होती। तो एकदर्शी नहीं होती, इसमें समझते हैं कि बालक का विकास जो होता है क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन 2 बालकों में क्या होती है, विकास की गति एकदर्शी नहीं होती, सब में अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब हमारे 4 नंबर में यहाँ समझ रहे थे, वृद्धि और विकास की गति क्या होती है, एकदर्शी नहीं होती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि एकदर्शी नहीं होती है, जिसका मतलब यह होता है कि बालक का जो विकास होता है ना, सभी अवस्था में क्या होती है, सभी अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि क्या होती है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में बहुत तेजी से क्या होता है, वृद्धि और विकास दोनों होता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद यह रुक जाता है। फिर पुनः किशोरावस्था के बाद क्या होती है, जैसे ही बालक किशोरावस्था में जाता है, क्या होता है, एडोलेसेंस में जाता है, तो क्या होता है, इसमें कुछ, यानी कि इसमें किशोरावस्था के प्रारंभ में बहुत तेज़ी से, यानी कि इसकी गति क्या होती है, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, परंतु ये अधिक समय तक बनी नहीं रहती है। थोड़ा एक ऐसी अवस्था भी आती है कि किशोरावस्था के बाद फिर रुक जाता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में उदाहरण से समझेंगे, क्या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है, इसके बारे में उदाहरण से समझेंगे। जैसे अपने हाथों से कुछ, बालक जो होता है अपने हाथों से कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए क्या करता है, इधर से उधर हाथ मारता है, या हाथ को क्या करता है, फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरुआत में क्या करता है, जब नवजात शिशु रहता है, जन्म के बाद नवजात शिशु रहता है, तो शिशु को रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। परंतु वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रिया क्या होती है, उसकी आंखों और वाक तंत्र तक सीमित रह जाता है। तो किताबी लैंग्वेज हो गया। चलिए अब हम एक उदाहरण लेके समझाते हैं। एक उदाहरण लेके क्या समझाते हैं कि विकास क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो यह कैसे चलता है उसके बारे में समझिए। तो कैसे चलता है, तो विकास सामान्य से, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए क्या होता है, वह रेंगना शुरू करता है, यानी कि पेट के बल ससरना शुरू करता है। ससरना शुरू करता है तो ससरना शुरू करता है, तो वो सामान्य क्रिया हो गया। यानी कि वो संपूर्ण अंग को क्या करता है, संपूर्ण अंगों को एक साथ ले जाता है। उस किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, खिलौना को पकड़ने के लिए सभी संपूर्ण अंग को एक साथ ले जाता है। लेकिन एक अवस्था एक ऐसी आती है जिसके पश्चात क्या होता है, वो चलना सीख जाता है। चलना सीख जाता है, वो अपने हाथ को बढ़ाना है, यानी हाथों से पकड़ना सीख जाता है। तो क्या करता है, यानी अपने विशिष्ट अंग को, यानी पैर को, हाथ का प्रयोग करके उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। तो यही क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। अब देखते हैं हम परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या है, तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में है कि देखिए, परस्पर संबंध के सिद्धांत में यानी कि विकास क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, ये सब क्या होते हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि एक विकास अवरुद्ध होगा ना, तो जरूर इस पर क्या होगा, दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जिसके तहत दूसरे पर भी क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। किसका, एकीकरण का सिद्धांत देखते हैं। तो एकीकरण क्या है, तो एकीकरण का सिद्धांत में वही बताया गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और कोशिश के साथ क्या करता है, प्रयोग में लाना सीखता है। यानी कि वही है एकीकरण का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, दोनों क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विकास के दिशा का सिद्धांत। क्या है, विकास के दिशा का सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो 2 पार्ट कौन कौन सा है, सबसे पहला शरीर पदाभिमुख दिशा, और दूसरा क्या है, शरीर समीप दूराभिमुख दिशा। तो शरीर पदाभिमुख दिशा क्या है, उसके बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, यानी कि सिर पदाभिमुख, शरीर नहीं, क्या, सिर पदाभिमुख दिशा। तो इसमें क्या होता है, बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर, बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर निश्चित दिशा में होती है। किधर, तो पहला में देखते हैं, इसमें देख लेते हैं कि सिर से पैर की ओर, किधर से, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर देखते हैं। तो देखिए, तो सिर से पैर की ओर में क्या कहा गया, बताया गया है, तो सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में होता है। इसके उदाहरण लेके समझते हैं कि बालक जन्म के कुछ समय पश्चात पहले क्या करता है, वो अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है, यानी कि सिर को नियंत्रित करता है। उसके बाद अपने हाथों की गति पर नियंत्रित करता है।
करता है कि नहीं करता? करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? किसी वस्तु को रेंग कर पकड़ता है, फिर खड़ा होकर चलता है। तो यह क्या था? सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर, यानी कि जन्म के पश्चात, जन्म के तुरंत पश्चात क्या करता है? सिर को नियंत्रित करता है। सिर को नियंत्रित करने के बाद क्या करता है? अपने हाथ पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या करता है? संपूर्ण शरीर को से रेंग कर किसी वस्तु को पाना चाहता है या चलता है। चलता कि नहीं चलता? संपूर्ण शरीर को रेंग कर चलता है। उसके बाद में वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। ठीक है, यह था सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर। अब दूसरा देखते हैं समीप पदाभिमुख। क्या? दूसरा देखते हैं समीप दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख दिशा। तो समीप दूराभिमुख दिशा क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो यह क्या बताता है इसके बारे में देखिए। इस सिद्धांत में विकास जो होता है शरीर के केंद्र से, शरीर के केंद्र से यानी कि मध्य से, शरीर के केंद्र मतलब क्या हो जाएगा? मध्य से, मध्य से यानी कि केंद्र से होकर मध्य से बाहर, यानी कि केंद्र से होकर बाहर की ओर होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्पाइनल कोड का विकास होता है, उसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अमित जो है सबसे पहले क्या करता है? अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है। अमित अपने शरीर पर सबसे पहले नियंत्रण करना सीखता है, फिर अपने हाथ की अंगुलियों पर, फिर अपनी बाहों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसमें क्या है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास की भविष्यवाणी करने से क्या तात्पर्य है? तो जैसे देखिए बालक का जो विकास होता है तो आगे चल के क्या होगा? जैसे एक्सरे करवाते हैं बालक के बाह का, यानी कि हाथ का, क्या करते हैं? एक्सरे करवा के देखते हैं। तो एक्सरे करवा के देखेंगे कि बालक का विकास जो आगे चल के होगा वह समुचित दिशा में होगा कि नहीं होगा। इसे क्या कर सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी कि हड्डियों का विकास कैसा होगा उसको एक्सरे करवा के देख सकते हैं। आगे देखिए विकास लंबवत न होकर क्या होती है? अगला पॉइंट है विकास लंबवत न होकर क्या होती है? वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार मतलब क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो देखिए बालक का विकास जो होता है ना लंबवत नहीं होता, यानी कि वह एक सी गति से सीधा नहीं चलता है। ठीक है, बल्कि बालक बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए क्या होती है? वर्तुलाकार आकृति की तरह होती है, यानी कि इसका लंबवत नहीं होता है। क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। आगे देखते हैं विकास और वृद्धि की क्रिया क्या होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम है। यानी कि कह सकते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का क्या है? संयुक्त परिणाम है, जिसके तहत ही क्या होती है? बालक का विकास होता है। अगर सिर्फ वंशानुक्रम को लिया जाए, वातावरण को हटाया जाए, फिर भी उसका विकास नहीं होगा। अगर वातावरण को लिया जाए, अनुवांशिकता को हटाया जाए, यानी कि वंशानुक्रम को हटाया जाए, फिर भी नहीं होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों के बिना बालक का विकास क्या है? अवरुद्ध हो सकता है। इसमें से कोई एक पार्ट रहेगा तो उसके बिना बालक का विकास क्या हो सकता है? अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए दोनों को होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट करके अवश्य दें। धन्यवाद।